हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और आप चैनल है विज़न केयर। और यहाँ पे हम बायोलॉजी के रिगार्डिंग टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। और हमने जो है लंग्स, एल्वियोलर एल्वियोलाई और रेस्पिरेटरी पैसेज वगैरह पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। तो आज हम लोग, जैसे कि हमने लास्ट जो छोड़ा था कि ब्लूइश पार्ट जो हो जाता है स्किन का, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की वजह से होता है। कहीं भी ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई अगर रुक जाती है तो वहाँ पे ब्लू ब्लू कलर हो जाता है स्किन का। वो हाई अमाउंट ऑफ CO2 की वजह से होता है। यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर लिया था, संडे का छुट्टी था, एक दिन मिलता है तो एटलीस्ट छुट्टी ले लेना चाहिए, है ना। सोचा था मैंने कि मैं किसी और दूसरे टॉपिक में, मतलब बायोलॉजी से अलग GS वगैरह पे एक सोच रही हूँ 10 मिनट का कुछ लेके आऊँ। टाइम थोड़ा सा कल नहीं मिला, इसलिए नहीं लेके आ पाए। सोच रही हूँ कि उसको भी बनाऊँगी 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट्स में आपको छोटे छोटे टॉपिक या कोई एक दो चीज़ें लर्न कराने की ट्रिक्स के साथ। या जैसे मैंने थोड़ी बहुत याद की हुई है, मुझे भी बहुत मैं पढ़ती रहती हूँ तो वो थोड़ा याद है, उसके अकॉर्डिंग उसको किया जाएगा अगर मुझे टाइम मिलता है तो, है ना। कोशिश है मेरी कि मैं थोड़ा GS पे फोकस करूँ। अदर एक दो सब्जेक्ट जो मुझे पसंद है, जैसे कि ज्योग्राफी मुझे अच्छा लगता है तो ज्योग्राफी को, है ना, ज्योग्राफी के लिए मैंने सोचा है कि कुछ बना दिया जाए। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है क्या है, वो दो, देखो, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, ये ब्रीथिंग है ना। तो ये कैसे होता है? ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाएगी, लंग्स से जो है वो ब्लड के थ्रू टिश्यू में जाएगी, टिश्यू से सेल में ऑक्सीजन जाएगी और सेल से CO2 टिश्यू में आएगी और वो टिश्यू जो है उसको ब्लड में छोड़ेगा और ब्लड जो है लंग्स में लाएगा। फिर वहाँ से हम एक्सपिरेशन के थ्रू उसको बाहर छोड़ देंगे। उसमें जो है तो पार्ट यूज़ होते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें जैसे कि इंस्पिरेशन एटमॉस्फेयर, है ना, O2 को लेना है और फिर द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ, जो प्रेशर जनरेट किया जाता है किसके थ्रू, एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू डायाफ्राम पे, वो स्पेशलाइज मसल्स का सेट होता है जो इसमें हेल्प इंट्रा मसल्स को कहते हैं, इंट्रा और इंटरनल और एक्सटर्नल कास्टर मसल्स होती हैं, लंग्स के अंदर होती हैं, जो रेस्पिरेशन में पार्ट लेती हैं, है ना। जब हम ऑक्सीजन से O2 लेते हैं, वो 500 ml हम O2 अंदर लेंगे। 500 ml में से 150 ml O2 जो है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में जाती है, जिसको हम जो O2 रेस्पिरेटरी पैसेज में यूज होती है उसको क्या बोला जाता है? डेड स्पेस। उस स्पेस को डेड स्पेस बोला जाता है। और उस अमाउंट को, एयर के अमाउंट के, ऑक्सीजन के अमाउंट को 150 ml ऑफ O2 इज कॉल्ड डेड एयर और दैट स्पेस इज कॉल्ड डेड स्पेस। और 350 ml जो एयर होती है वो हम इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में इन और आउट करते हैं, है ना, समझ रहे हैं। और 350 ml O2 में, 350 ml एयर में 69 ml O2 होती है। उसमें से हम लोग सिर्फ 20 ml O2 अपने पास रखते हैं, बाकी 48 ml बाहर कर देते हैं। ये थोड़ा, है ना, दोबारा से समझिए। हम ऑक्सीजन लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम जो होता है हमारा 500 mg है और 500 ml है, सॉरी, तो जो ml है 500 ml, 500 ml में से 150 ml हमारे डेड स्पेस में, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, नेजल, फेरिंग, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्योल्स, एल्वियोलाई, इतना लंबा जो पैसेज है रेस्पिरेशन का, उसमें यूज होता है। तो वो जो एयर यूज होती है उसका अमाउंट है 150 ml। 500 में से 150 माइनस करेंगे तो 350 बचता। जो 350 ml है उतनी ही एयर को हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं और इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं। तो वही उस 350 ml एयर में, समझ रहे हैं ना, 500 में से 150 ml डेड स्पेस में चलेगी, 350 ml में से 69 ml ओनली O2 होती है, बाकी उसमें और गैसेज होती हैं, लेकिन 350 ml में एयर में 69 ml O2 होती है। उस 69 ml O2 में से ओनली वी यूज 21 ml एंड 48 ml को हम एक्सपायर कर देते हैं एज इट इज, एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं, जिसमें CO2 भी होती है, जो सेल से टिश्यू में, टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से लंग्स में, लंग्स से जो है फिर हमने बाहर छोड़ी, है ना। और जो है
तो हमारे पास कितने, हम लोग कितनी परसेंट कितना ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, 21 ml, ओनली 21 ml, है ना। जब ब्लड बॉडी से हार्ट में जाता है तो राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो सभी को पता, नहीं पता तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको भी पढ़ेंगे। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शनल आर्टरी, क्योंकि ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक्सेप्शन है आर्टरी का, क्या कि सभी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इज ओनली आर्टरी विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। जो ब्लड हमारी बॉडी में पूरे बॉडी से होते हुए राइट वेंट्रिकल में राइट ऑरिकल में आता, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से में आता, राइट वेंट्रिकल से जब हम लोग जो है वो लंग्स में जाता है। सब आप सोचते रहिए, इमेजिन करिए, हेयर इज आवर हार्ट और यहाँ पे बॉडी, पूरी बॉडी से ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में आ गया। लंग्स भी तो हमारा इधर ही है ना, दोनों साइड में लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो लंग्स में आ जाता है। इसको वहाँ पे पढ़ेंगे सर्कुलेशन में, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, टॉपिक से हम हट जाएंगे, है ना। तो जैसे इंस्पिरेशन दो तरीके का होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, मैंने इनहेल किया ना, किसको, एयर को। आप इनहेल और एक्सहेल करके खुद ही फील कीजिए। एयर को अंदर लिया, इसमें 0.2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा, और जो है जब हवा को हमने छोड़ा बाहर उसमें 3 सेकेंड लगता है। तो ये इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस और एक्सपिरेशन इज अ पैसिव। इंस्पिरेशन में जो है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं। क्या पार्टिसिपेट करता है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, हेयर, है ना। ये EICM, external intercostal muscles participate in inhalation of air, और डायफ्राम में एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मसल। एक्स्ट्रा इंट्राकास्टल मसल्स जो हैं एयर को अंदर लेने में, इंस्पिरेशन करने में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। वाइल इन एक्सप्रेशन डायफ्राम एंड एक्स्ट्रा इंट्राकास्टल मसल्स आर रिलैक्स। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है इंस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। लंग्स एक्सपैंड, लंग्स जो है फूल जाता है ना, लंग्स ऊपर उठे हैं, नीचे जा। अनुलोम विलोम जब करते हैं तो आपने फील किया होगा ना कि एब्डोमिनल थोरेसिक पोर्शन जो है हमारा स्वेल हो रहा है और नीचे जा रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जगह अप करता है इंस्पिरेशन में, डाउन करता है एक्सपिरेशन में, है ना। तो लंग्स कंप्रेस होते हैं, पल्मोनरी वेन वॉल्यूम डिक्रीज होता है। IPP इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इंस्पिरेशन। इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले, किसमें, इंस्पिरेशन में। और एक्सपिरेशन में क्या होता है, IPP इंट्राप्लूरल प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टाइम इज टेकन बाय इंस्पिरेशन इज 2 सेकेंड, वाइल इन एक्सपिरेशन इज टेकन ऑफ 3 सेकेंड। मैंने ये एक्सप्लेन किया पहले भी, है ना। प्रेशर ऑफ प्लूरा फ्लूइड ऑन लंग इज कॉल्ड इंट्राप्लूरल प्रेशर। IPP जो था ना, जो वो इनहेलेशन में कम था और एक्सपिरेशन में ज़्यादा था, दैट इज IPP इंट्राप्लूरल प्रेशर। प्रेशर ऑफ एयर ऑन एल्वियोलाई इज का इंट्रा प्रेशर या इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, है ना। जो प्रेशर होता है एयर का एल्वियोलाई में, उसको क्या कहते हैं, IPP इंट्रा प्लूरल पल्मोनरी प्रेशर या IAP इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। इंस्पिरेशन कैन अकर्स बाय इफ IPP इज लेस देन एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन तभी होता है जब IPP एटमॉस्फेयर से कम होता है ना। प्रेशर एंड एक्सपिरेशन अगर व्हेन IPP इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तभी तो एक्सप्रेशन होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग इज को कहा जाता है कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग इन विच डायफ्राम प्ले 75% एंड द रिब्स एंड ऑल द अदर पार्ट्स टेक ओनली 25% पार्ट। ये मैंने आपको पहले बताया है। नॉर्मल ब्रीदिंग को जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जाता है, उस पर डायफ्राम 75% रोल प्ले करता है, 75 ब्रीदिंग करता है। और जो है बाकी जो रिब्स है, रिब्स हुआ, नेक हुआ, वर्टिब्रा हुआ, स्टर्नम हुआ, ये 4-5 पार्ट होते हैं ना जो ब्रीदिंग में 5 ऑर्गन होते हैं जो ब्रीदिंग में हिस्सा लेते हैं, तो उसमें से जो 4 हैं वो 25% ब्रीदिंग है। फोर्सफुल ब्रीदिंग जब होती है, जब एकदम से लंबी या गहरी सांस जब ली जाती है, थोरेसिक ब्रीदिंग के थ्रू होती है। और जो है वो उसमें रिब्स रोल करती है प्ले ज़्यादातर, और प्रेगनेंसी लेडी में रिब्स प्ले मोर रोल इन नॉर्मल रोल एंड देन नॉर्मल फीमेल। जब नॉर्मल फीमेल होती है उसमें जो है रिब्स उतना रोल प्ले नहीं करती हैं ब्रीदिंग में, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनमें रिब्स इंस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में रोल प्ले करती हैं। नॉर्मल जो है एक्सप्रेशन जो है एक पैसिव प्रोसीजर, वाइल फोर्सफुल एक्सप्रेशन इज आल्सो द एक्टिव प्रोसीज। फोर्सफुल एक्सप्रेशन में आई सी एम इंट्राकास्टल मसल्स जो हैं एंड एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, वाइल EICM एक्स्ट्रा इंट्राकास्टल मसल जो है एंड डायफ्राम रिलैक्स करता है कि इसमें फोर्सफुल ब्रीदिंग में। जो फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है IICM इंट्राकास्टल मसल्स एंड द एब्डोमिनल आर कॉन्ट्रैक्ट वाइल extracaster muscles and the diaphragm are the relaxed position while forceful breathing occurs, है ना। mammals show negative pressure breathing and shrunken pump mechanism so that they can eat and breathe together for frogs, so pressure breathe the pressure pump mechanism, है ना। इसको समझते हैं। मैमल जो हैं, मैमल में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग में होता है, संकन पंप मैकेनिज्म होती है इसमें संकन पंप मैकेनिज्म की तरह ब्रीदिंग होता है ना। अब जैसे ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है कई सारे। अब जब टाइडल वॉल्यूम जो होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वॉल्यूम ऑफ एयर इन नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली हमने हवा लिया, एयर लिया और नॉर्मली एयर छोड़ा तो उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और वो कितना होता है, हेल्दी मैन में 500 ml होता है ना। और एक 500 ml होता है, तो हेल्दी मैन जो एक स्वस्थ इंसान होता है वो 6 से 8 लीटर के आसपास एयर का इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पर मिनट करता है ना। तो 8000 ml तो जैसे कि पर मिनट में क्या हुआ, 500 टाइडल वॉल्यूम है, मान लीजिए 6 लीटर। या जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन कॉल्ड इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो 500 ml एयर हमने लिया, फोर्सफुल ब्रीदिंग कर दिए तो 2500 से 3000 के आसपास नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग इनहेल कर लेते हैं। एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेशन रिजर्व एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। भाई नॉर्मल में तो 500 लिए, उसी को छोड़ दिए, है ना। लेकिन जब फोर्सफुल जब ऐसे करते हैं तो उसमें जब हमने इनहेल किया तो 2500 से 3000 किया। लेकिन जब हम जो है एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं एयर को, उसको उसमें कितना होता है, 1100 से 1000 से 11 होता है। रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में ना तो अंदर आता है ना बाहर जाता, वो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होता है। लंग्स पूरी तरीके से खाली कभी नहीं होते हैं एयर से, उसमें कुछ ना कुछ एयर हमेशा बचा रहता है। तो वो जो एयर बचा रहता है उसको क्या कहते हैं, बचे हुए एयर को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। उसका अमाउंट कितना होता है, उसका अमाउंट होता है 1100 से 1200 ml,
है ना। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? पर्सनल कैन इंस्पायर और एक्सपीरियंस total volume of air a person can inspire after normal expiration is called inspirational capacity। हमने एयर बाहर छोड़ी, उसके बाद हमने जितना लिया भाई 500 तो हमने लिया किसमें? टाइडल वॉल्यूम में। और IR इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कितना लिया? 2500 से 3000। तो टोटल कितना होगा? मैं 3000 मानते हैं, 500 वो जोड़ दें तो 3500 हो जाता है इंस्पिरेशनल कैपेसिटी। इंस्पिरेशनल IC इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इन IRV। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन कॉल्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हमने फोर्सफुली लिया था, फोर्सफुली कितना लिया था? 1100 या 1000 मान लीजिए। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बनेगा एक तरीके से। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन एंड इज कॉल्ड एक्सपिरेशनल residual capacity। forceful functional residual capacity FRC is equal to ERV expiratory reserve volume plus reserve volume। expiratory reserve volume हमारा कितना था? 1100 या 1000, है ना। और जो रिजर्व वॉल्यूम कितना था जो हमेशा लंग्स में रहता है वो था 1200। तो उधर 1200 और उधर 1100, कितना हुआ? 2300 ना। वाइटल कैपेसिटी, what is vital capacity? The maximum volume of air a person can breathe in after forceful expiration is called vital capacity। The air का maximum amount जो एक person ब्रीथ में लेता है फोर्सफुली छोड़ने के बाद, उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। मतलब एक पर्सन ने मैक्सिमम वॉल्यूम लिया, फोर्सफुली निकाल भी दिया, उसके बाद कुछ तो बचेगा ना उसमें, निकालने के बाद। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? ERC रेजिडुअल एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV प्लस TV प्लस IRV। ERV क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, प्लस TV मतलब टाइडल वॉल्यूम है, प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने लिया था फोर्सफुल इंस्पिरेशन में। तो ERV कितना हुआ हमारा? ERV हमारा था 1000 से 1100। टाइडल वॉल्यूम कितना था? 500। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 2500 से 3000। तो 3000 इसको लेते हैं, उधर 1200 उसको लेंगे और फिर 500 उसको लेंगे। तो कितना हुआ भाई? 1200 प्लस 500 और प्लस 3000। तो ये हो जाता है लगभग 4600 टू 48 ml के आसपास। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद में जो लंग्स में एयर रहेगी उसको क्या कहेंगे? टोटल लंग कैपेसिटी LC इज इक्वल टू VC। VC कितना है? 4600 टू 4800 प्लस रिजर्व वॉल्यूम वो कितना था? 1200। तो रिजर्व वॉल्यूम जो है वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है? टाइडल वॉल्यूम आता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, प्लस IR भी आता है। तो ये 5800 से 6000 के आसपास हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज लंग्स में कैसे होता है? External respiration and gaseous exchange occurs in tissue is called internal respiration। gaseous exchange gaseous exchange occur in lungs called external respiration and gaseous exchange occurs in tissue is called internal respiration। In cell, O2 is used in breakdown of food substance, it is called cellular respiration which occurs in mitochondria। हम ब्रीथिंग
ले करते हैं, लेकिन ब्रीथिंग के प्रोसेस में हमारा फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन होता है किस में, वाटर, CO2 प्लस एनर्जी मीन्स ATP में, है ना। ये शुरुआत में ही बताया गया फर्स्ट लेक्चर में, इसके फर्स्ट लेक्चर में ये बताया गया है कि ब्रीथिंग या गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है ना। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें टूटता है। जो जिस प्रोसेस में फॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस, और जिस प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। और रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है किसका, फूड पार्टिकल का, कार्बोहाइड्रेट्स का, किस में, वाटर, CO2 और ATP में। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बिकॉज इसमें जो है निर्माण होता है, फॉर्मेशन होती है किसकी, फूड की, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, किसके थ्रू, वाटर एंड O2 के थ्रू, वाटर एंड CO2 के थ्रू, है ना भाई। O2 के थ्रू पौधे क्या लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, सन एनर्जी अवेलेबल रहती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी फूड को हम खाते हैं, और हम रेस्पिरेशन के थ्रू उसी फूड को तोड़ते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, CO2 एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाती है और वाटर मोलिक्यूल्स निकलते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, देखिए। अब इसमें जो है ये वाला जो डायग्राम है, इसमें आपको गैसियस एक्सचेंज समझना है। ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में O2 जो है कहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में O2 का प्रेशर कितना होता है, 159 mmHg। कहाँ पर होता है इतना, ये एयर में होता है, एटमॉस्फेयर। एल्वियोलाई में जो है इसका जो है 104 हो जाता है, क्या प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ लिखा होगा देखिए, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है, अब जैसे ये एल्वियोलाई है, यहाँ पर तो ऐसे ये एल्वियोलाई है ना, तो यहाँ पर एल्वियोलाई में क्या होता है, PO2, P मतलब पार्शियल प्रेशर, PO2 ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू PCO2, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे ही यहाँ से यहाँ से O2 इधर गया, हाँ यहाँ से O2 यहाँ गया, O2 यहाँ गई तो वहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस एल्वियोलर एयर में से कैपिलरीज में ऑक्सीजन जाती है और CO2 आती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कैपिलरीज में चली जाती है, तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर 40 हो जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 40, किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, किसमें, वेन्स में, है ना। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, 95 होता है। और टिश्यू में कितना होता है, टिश्यू में से भी तो ऑक्सीजन जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है, तो वहाँ पर भी 40 ही रहता है। ये देखिए 40 ही है ना। अब ये देखिए यहाँ पर CO2 इधर गया, यहाँ से O2 इधर गई, तो यहाँ पे जो O2 का पार्शियल प्रेशर है देखिए ये बढ़ गया है, यहाँ पे O2 का कम हो गया है, CO2 का बढ़ गया है ना। अब ये देखिए एल्वियोलर कैपिलरीज मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे इसमें देखिए नीचे एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ 0.3% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। इतनी ही, इससे थोड़ा सा इतनी है, इस पे बढ़ने पे ग्लोबल वार्मिंग तक की समस्या स्टार्ट हो गई है। इसलिए जो है फ़ैन तेज नहीं करके रखे हुए हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ आती है तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती, फिर फ़ैन की आवाज़ आएगी आके पीछे ऐसा चलती हुई ना, इसलिए फ़ैन को कम किया तो गर्मी लग रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लिए हैं, है ना। और एल्वियोलाई में देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, PO2 ज़्यादा है, तो PCO2 ऑब्वियसली कम है, PO2 ज़्यादा है तो 104 है, PCO2 40 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, CO2 ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है और ऑक्सीजन का देखिए कम है। यहाँ देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में भी तो भाई ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है, टिश्यू से सेल में जाती है ना, तो सेल में से ऑक्सीजन CO2 कहाँ आती है, टिश्यू में, तो वहाँ पर
CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहेगा और O2 का पार्शियल प्रेशर कम रहेगा, यही इसमें है ना। और गैसियस एक्सचेंज अकर इन, ये गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन गैसेस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही मैंने अभी बताया ना, पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे क्या डिपेंड होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड होता है? पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। Partial pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases called partial pressure. It is represented by PO2. It is represented by PO2 and PCO2. Okay. ये अभी जो PO2 PCO2 हम बता रहे थे वो क्या था? पार्शियल प्रेशर ही तो था। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज आने वाला है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट गैसेज इन ब्लड कैसे होता है? ब्लड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट। कैसे होता है? लंग्स, ब्लड जो है लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है, लंग्स से फिर जो है हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर जो है वेरियस बॉडी पार्ट में जाता है ना। और वेरियस बॉडी पार्ट से जो ब्लड वापस आता है कहाँ पर? लंग्स में। तो वो क्या लेके आता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठा करता है पूरी बॉडी से। तो उसको जो है क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? पूरी बॉडी से हार्ट में आता है, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है ना। ये दो तरीके से होता है, एज डिजोल्व गैसेज और एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, है ना। एक ऑक्सीजन में जो है, एक ऑक्सीजन में O2 के साथ बाइंड करता है, तो अबाउट 2 to 3% जो है ऑक्सीजन इन द ब्लड इज डिजोल्व इन प्लाज्मा विच कैरी ऑक्सीजन। आई थिंक आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो इसको यहीं बंद करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं रोकते हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को, है ना। यहाँ तक इसको पढ़ लिए हैं हम लोग, ठीक। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपने कमेंट कर सकते हैं, कोई आपकी रिक्वायरमेंट है उसको मुझे बता सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच, बाय बाय।